बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक दिया होगा जो कि प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं और उनकी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जो आज तक अपलोड हो चुकी हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को या जो चैप्टर आप समझना चाहते हैं आप सिंपली उस प्ले लिस्ट में जाएं, सारे एक ही तरतीब के साथ पढ़े हुए हैं। आप वहाँ से जो भी लेक्चर समझना चाहते हैं आप उसको समझ सकते हैं। और अगर अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले पढ़ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम हर क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपने इनका कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये समझ आ जाएंगे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक लॉन है, ठीक है, वो किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल किस तरह की होती है मैं आपके सामने ये शेप बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जैसे ट्राइंगल होती है जी, सिंपली ये आप देखें ट्राइंगल का तो आपको आइडिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं आपको बताता हूँ ये इक्विलेटर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बना लेते हैं जी ट्राइंगल। तो ये होगी ट्राइंगल, ठीक है। अब जो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का मतलब ये है कि इसकी अगर 3 साइड्स हैं तो तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये मैंने लिख दिया जी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कौन सी होती है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये है जी जिसने कहा था ना कि लॉन लॉन इस तरह का इस शेप में है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है जी? पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ लॉन इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। देखें जब उसने कहा ना कि लेंथ ऑफ वन साइड, तो अगर लेट्स सपोज हम ये लेंथ कंसिडर कर लेते हैं ये वाली साइड, तो इसकी अगर हम लेंथ करते हैं जी 5 मीटर। तो अभी हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक 5 मीटर है तो बाकी दोनों भी क्या होंगी जी? 5 मीटर ही होंगी। सो इनको भी हम लिख लेते हैं 5 मीटर, ये ऐसे। अच्छा, अब पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसने कहा जी फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, इसका फार्मूला क्या है? पहले तो मैं सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये पेरीमीटर होता क्या है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है जी, एक फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फार्मूला ये है कि अगर जो आपके पास एक शेप है, अगर उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, फिर ये आपने काम करना है कि उसमें देखें कि कितनी साइड्स हैं, 1 2 और 3। आपने लिखना है जी 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी लेंथ ऑफ वन साइड। टोटल साइड्स कितनी हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है किसी एक साइड के साथ। तो ये हो जाता है जी पेरीमीटर का फार्मूला। अच्छा, अब थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ ये पेरीमीटर है क्या। देखें अगर एक साइड आपकी 5 मीटर है तो पेरीमीटर का मतलब है कि ये सारी मिला के टोटल कितनी है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। अभी आइडिया हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई, अब लेंथ ऑफ वन साइड हमें दी गई है जी 5 मीटर, ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ था लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5 मीटर। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 15। यूनिट आप वही लगाएंगे जो कि साइड के साथ लगा हुआ है, मीटर। तो ये आपने देखा कि टोटल देखें एक साइड अगर हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, ये 5 और 5 10 और ये 15, लेकिन हमने फार्मूला के थ्रू भी देख लिया कि वो टोटल कितना बन रहा है, 15 मीटर। तो ये आपका पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट जो चीज़ है उसको देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? आल्सो फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मीन आपका खर्चा कितना आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर जी? ऑफ बाउंड्री वाल। अच्छा, बाउंड्री वाल के ऊपर ऑफ लॉन, ये जो लॉन बना हुआ है इसकी जो बाउंड्री वाल कहते हैं, ये समझ लें, ये इसी तरह साइड साइड पे, ठीक है। एट द रेट RS220 पर मीटर, ये जो बताया हुआ है ना ये रेट है, मतलब 1 मीटर के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 220 रुपये है। लेकिन अभी हमारे पास तो 1 मीटर तो नहीं है ना, हमारा जो टोटल बनेगा वो सारा यानी कि 15 मीटर है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक और कास्ट का फार्मूला बता देता हूँ कि कास्ट में आपने क्या करना होता है जी। कास्ट निकालने के लिए आपने लिखना है जी पेरीमीटर। ये मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है।
आपने सिंपली लिखना है पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट। अब ये देखें, देखिए कॉस्ट मीन हमने देखना है टोटल खर्चा हमारा कितना आ रहा है। पेरीमीटर देखें बेसिकली ये है कि अब हमने काम करना है जी बाउंड्री वाल के ऊपर। तो बाउंड्री वाल बेसिकली पेरीमीटर को ही कहते हैं। अगर हमने बाउंड्री वाल देखनी है कि सारी कितनी बनती है जी, 5 ही होगी, 5 ही होगी, 5 ही होगी, तो अगर आप पेरीमीटर ही देख लें तो वो बेसिकली सारी समझ लें बाउंड्री वाल ही आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कास्ट निकालने के लिए आपको अगर बाउंड्री के ऊपर काम करना है हमने, ठीक है, तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके एक और क्वेश्चन में बताऊंगा कि अगर हमारा ये अंदर वाला एरिया सारा हम यहाँ पर काम करना हो, फिर पेरीमीटर की जगह एरिया आता है। ठीक है, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाके आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा, वो आगे जाके हम देखेंगे। पेरीमीटर कितना है जी, 15। ठीक है, रेट हमें 1 मीटर का दिया गया 220 रुपये। हमारे पास 1 मीटर तो नहीं है, 15 मीटर है। सो 220 को हम 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3300। ठीक है, साथ लिख दें RS, क्योंकि ये भी समझ लें इसका यूनिट है। तो ये आपका जी फाइनली इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्रिकेट ग्राउंड इन आ विलेज। एक क्रिकेट ग्राउंड है जी एक विलेज में, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, वो किस शेप में है, किस तरह का है, वो पैरेललोग्राम की तरह। हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ जी। कुछ ये आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, इसको यूँ स्ट्रेट कर दें और ये, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। ठीक है, तो ये तकरीबन मैंने बनाने की कोशिश की, आप मज़ीद अच्छा बना लीजिएगा। तो ये आपका जी क्रिकेट ग्राउंड बन गया, ये पैरेललोग्राम टाइप है। ठीक है, अच्छा, वन साइड ऑफ ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग। ये लॉन्ग वाला इसका हिस्सा है, ठीक है, जो इसकी साइड है वो 65 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कर लेते हैं जी 65 मीटर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। अगर ये 65 है तो समझ लें ये भी 65 ही है, इसको भी हम लिख लेते हैं 65। और इसी तरह ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। बहरहाल हमें क्योंकि ये साइड दी गई इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग फिर ये भी लिख ली है। वन साइड ऑफ ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग, ये तो हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स ये वाली भी हैं और ये वाली भी हैं। किनकी बात हो रही है जी, इनकी या इनकी? तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65 मीटर, जिनकी लेंथ 65 मीटर है उनकी बात हो रही है। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इज 42। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, अक्सर स्टूडेंट डिस्टेंस ये वाला समझ लेते हैं, जबकि डिस्टेंस आपने यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो ये बेसिकली डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दिया गया 42 मीटर। इसको भी आप लिख लें जी, ये हो गया जी 42 मीटर। अच्छा, अब टारगेट क्या है जी, दो चीज़ें तो उसने दे दी हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। कास्ट, अब अगेन जो आपने खर्चा देखना है कितना आएगा जी, किसके ऊपर, ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट पर स्क्वायर मीटर। अब देखें, अब आपने यहाँ पर भी कास्ट फाइंड करनी है। मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब कास्ट का फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा जी क्वेश्चन 1 की निस्बत। अब कैसे, क्यों चेंज हुआ, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसका फार्मूला आएगा जी एरिया मल्टीप्लाई रेट। आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था रेट तो आता ही आता है। अब ये चीज़ चेंज हुई है। अब वहाँ पर हमने लिखा था पेरीमीटर और यहाँ पर हमने लिखा एरिया। इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, अब हमारा जो काम है ना वो प्लांटिंग ग्रास है, मतलब हमने इसके अंदर काम करना है। इस ग्राउंड है ना ये सारा, ये इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर काम करना है। जब बाउंड्री के ऊपर काम करना हो तो यहाँ पर आप पेरीमीटर लिखते हैं, और जब यहाँ पर आपने अंदर काम करना हो तो आप एरिया लिखते हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको जो रेट दिया होता है ना उसको देख ले, उसके साथ जो ये लिखा हुआ है यूनिट पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर ऐसे, स्क्वायर इसको कहते हैं स्क्वायर मीटर। अगर स्क्वायर हो, मीटर के ऊपर स्क्वायर हो, तो फिर आप एरिया लिखेंगे। वैसे भी आपको पता है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर होता है। अगर सिंपल मीटर लिखा हो तो फिर आप पेरीमीटर लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में हमने किया है। ठीक है, अच्छा, अब हमें रेट तो दिया गया ये RS 10। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये हमारा हो गया 10, लेकिन एरिया हमें नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, एरिया कहाँ से लाएंगे, तो कोई मसला नहीं जी, यहाँ पर हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। अब एरिया कैसे फाइंड होगा, सिंपल सा इसका एक फार्मूला है जी। एरिया आप इसका यूं लिख सकते हैं, बेस
मल्टीप्लाई हाइट, इसको आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेस आपकी ये हो जाएगी, ये वाली 65 मीटर, यूनिट साल लिखने की जरूरत नहीं है जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। और हाइट आपकी जो है ना वो 42 है। अगर इसको आप लेंथ इनटू विड्थ कर देते हैं तो यही लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ समझी जाएगी, ठीक है। जो भी आप लिख लेते हैं कोई मसला नहीं है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2730। तो ये एरिया फाइंड हो गया। इसका साथ लिख लें यूनिट भी मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हुआ मीटर, क्योंकि एरिया है तो उसके ऊपर आप लिख लेंगे स्क्वायर। अब देखें ये एरिया आपको पता है, ये एरिया यहाँ पर आप लिखें 2730, ठीक है। अब आप इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी आर एस, क्योंकि कॉस्ट है ना, रेट हमसे पूछा जा रहा है तो इसलिए हम आर एस लिखेंगे। ये आ जाएगा 27300। तो ये आपका जी फाइनल इसका आंसर आ गया। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। देखिए इसमें लिखा हुआ है बेस ऑफ मिनारेट ऑफ अ मस्जिद, जिसको मीनार कहते हैं ना, ठीक है, वो लिखा हुआ है मिनारेट ऑफ अ मस्जिद। वो जो है इज बिल्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागोन। अब उसकी जो बेस है, ठीक है, उस मीनार की जो बेस है उसको किस शेप में बनाया जाता है जी? रेगुलर पेंटागोन। अब देखें पेंटागोन कहते हैं 5 साइड वाली जो शेप होती है, ये आपके सामने बनी भी हुई है। देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया पेंटागोन। अब रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। अगर एक साइड लेट्स सपोज 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ये आप ना सोचें कि ये 3 लिखा हुआ है, 3 इसका हाफ है ये, और आगे इसका हाफ मजीद करेंगे 3 और ये 3, ये भी 6 ही हो जाएगा, ठीक है। चलें, हमें यहाँ तक ये आइडिया हो गया कि जो मस्जिद का मीनार है उसकी जो बेस है वो रेगुलर पेंटागोन की शेप में है, ठीक हो गया। ये आपके सामने कुछ बना भी हुआ है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पेरीमीटर, आपने फाइंड क्या करना है जी? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनार। सबसे पहले पेरीमीटर, देखिए बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पेरीमीटर आप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने अगेन से फार्मूला लिख देता हूँ जी पेरीमीटर का। देखिए जब आपके सामने एक ऐसी शेप हो जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है तो उसका सिंपल सा तरीका है पेरीमीटर फाइंड करने का। देखें टोटल साइड्स कितनी है, क्योंकि पेंटागोन है तो 5 साइड होंगी, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ 1 साइड, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था, लेंथ ऑफ 1 साइड, ठीक हो गया जी। अब सिंपल सा आप इसमें वैल्यू पुट करें। देखें लेंथ ऑफ 1 साइड आपको दी गया जी ये 6 मीटर, ये, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये 3 है, 3 नहीं है बच्चे। ये देखें ये हाफ आपको दिया हुआ है, ये जब आप टोटल आप करेंगे 3 हिस्सा ये वाला है और 3 ये वाला है, तो ये भी 6 ही है, इसलिए आप लिखेंगे ये 6। और 5 को जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब यूनिट कौन सा लगाएंगे? देखें इनके साथ मीटर लगा हुआ है तो इसके साथ भी आप लिख लें मीटर, ठीक हो गया। यानी कि पेरीमीटर कहते हैं ये सारी साइड्स मिला के टोटल ये बाउंड्री इसकी कितनी बनती है, तो ये 30 मीटर बनती है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं जी एरिया। एरिया कैसे फाइंड होगा? अच्छा एरिया को फाइंड करने के 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उसको आगे कर सकते हैं। आपके सामने मैं यहां पर लिख देता हूं जी कि एरिया, ये भी हम फर्स्ट मेथड से एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागोन। फिर मैं आपको एक सेकंड मेथड भी, यानी कि फार्मूला जस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जरा फार्मूला दूसरा जो मेथड है वो समझ लें ईजी है, अगर वो आपको समझ आ जाता है तो वो ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा उसको आप वही यूज़ करें। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा जी एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन होती है ना, देखिए मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई एरिया 1 ट्राइंगल। एक पेंटागोन के अंदर, ये जो पेंटागोन है इसके अंदर 5 ट्राइंगल बनती हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ज़रा आपको बना के बता देता हूँ कि कैसे। इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं जी। लेट्स सपोज ये मैं दोबारा से एक रफ सी ना शेप बना लेता हूँ पेंटागोन की, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलें समझ आ जाएगी आपको। ये एक पेंटागोन होगी, सपोज ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से लेकर ये और ये एक ट्रायंगल बन गई। फिर इसी तरह ये यहाँ तक ये दूसरी ट्रायंगल, 1 और ये 2, और ये होगी तीसरी, और ये होगी चौथी, और ये होगी पांचवी। 1 2 3 4 और 5, एक पेंटागोन के अंदर 5 ट्रायंगल बन रही हैं। अगर हम एक ट्राइंगल का, क्योंकि सारी इक्वल होती हैं ये भी बता दूं, अगर हम एक का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो बाकी भी सबका वही होगा, इसलिए मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं जी 5 मल्टीप्लाई। अब एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल हमारे लिए फार्मूला क्या होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल का? वो होता है 1/2
मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब देखें 5 मल्टीप्लाई 1/2। अब बेस इसकी क्या है? बेस देखें, ये जब आप पूरी आप ट्राइंगल को देखेंगे तो अगर लेट्स सपोज हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें, ये वाली, ठीक है, इसकी ये बेस है ना, बेस ये सारी तो उसने दी हुई है 6, ये सारी जो साइड्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो ये हमें आइडिया होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये 6 मीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस आ जाएगा जी 6। अब हाइट कितनी है? हाइट कहते हैं कि ये यहाँ से लेकर ना, सेंटर से लेकर ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन, ये इसकी हाइट बनती है। अगर हम इसको छोड़ के अगर यहाँ पर आ जाए, ये बेसिकली अगर यहाँ ऐसे लाइन लगाऊं तो ये भी पूरी वही ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन अच्छा, ये इसकी हाइट है, हाइट को ए का नाम दिया गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है यहाँ पर कि वो क्या है, सिर्फ ए कहा गया है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर मसला आ रहा है जी हाइट का, ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं जी, जब आपको अगर ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है। इसको एपोथेम कहते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हम क्या फाइंड करने लगे? हाइट ऑफ ट्राइंगल, जिसको ए का नाम दिया गया, ये हमने फाइंड करना है। बेसिकली ये समझ लें, ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि इसका जब ए पता चल जाएगा ना, वही ए हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और वो हमारा बेसिकली वही हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सा क्या फार्मूला होगा, मैं आपके सामने ये वाली जो ट्राइंगल है ये ज़रा दोबारा से बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएं। तो देखें जी, ये वो जो ए वाली साइड है ये बिल्कुल सीधी बना दी, फिर ये आ गई उसकी बेस और ये उसका आ गया हाइपोटेन्यूज। तो ये समझ लें कि परपेंडिकुलर है, जिसको एज ए हम कह रहे हैं, हाइट भी कह रहे हैं। ये इसका 3 मीटर है और ये इसका 5 मीटर है। अब देखें, अगर एक ये राइट ट्राइंगल जिसके अंदर 90 का एंगल है, अगर उसकी दो साइड्स पता हो तो तीसरी फाइंड करना मसला नहीं होता, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये होता है जी हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास ए है तो ये ए का स्क्वायर, बेस आपके पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ये ए का स्क्वायर और ये 9 को इधर ले आए, 25 माइनस 9, ये हो जाएगा जी 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, और 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4। तो ये आपने देखा ए आ चुका है आपके पास। ए मीन हाइट है, ठीक है, ये ऊपर लिखा था हमने हाइट ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये हमने ये वाली इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड किया, लेकिन हाइट जो है ना वो इसके लिए भी वही हाइट होती है, इसलिए यही हम वैल्यू यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है, जैसे 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 2 4। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 ज़ा 12, और 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। चूँकि ये एरिया हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर तो क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, और स्क्वायर लगाएंगे चूँकि ये एरिया है, तो ये एरिया हमने इसका फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं जी सेकंड मेथड में कैसे होगा एरिया फाइंड करने का। अब सेकंड मेथड ये है जी, ये फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2। ये आप सोच रहे होंगे ये पी और ए क्या चीज़ है। पी से मुराद पेरीमीटर है और ए से मुराद एपोथेम है, ठीक है, एपोथेम। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। पेरीमीटर तो आपको आइडिया है। अच्छा, ये फार्मूला होता है जी फॉर एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन, सिर्फ पेंटागन के लिए नहीं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आसानी ये होती है कि पेरीमीटर तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, ये देखें, अगर ना भी फाइंड किया होता, अगर लेट्स सपोज हमसे पूछा ना जाता तो फिर हम फाइंड कर लेते, कोई मसला नहीं है। 30 पेरीमीटर फाइंड करने का आपको आइडिया है, तो ये हमारे पास जी इसकी वैल्यू है जी 30। अच्छा, अब एपोथेम जो है ये क्या चीज़ है, पहले ये समझा देता हूँ। वैसे इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 4 है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये है कि ये प्रोसेस सारा आपको यहाँ इस मेथड के लिए भी करना पड़ता। अब ये एपोथेम होता क्या, देखें, इसको क्योंकि हल करना आसान है। एपोथेम इज द लेंथ, ये भी एक लेंथ है, ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये एक ऐसी लेंथ है जो कि सेंटर से ड्रॉ की जाती है। जैसे ये आपके सामने शेप बनी हुई है ना, मैं आपको दोबारा से चलें बना देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए जी। तो ये शेप ज़रा आप अच्छी सी बनाइएगा जी, मैं ज़रा बस रफ सी बना रहा हूँ।
अब उसने कहा ना कि एपोथेम इज द लेंथ, ये कैसी लेंथ है, ऑफ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है जी, किसके सेंटर, सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन है, इसके सेंटर से ये बिल्कुल ऐसा है जो 90 का एंगल बना रहा है। अच्छा ठीक हो गया, टू एनी साइड, किसी भी साइड के ऊपर, ये ऐसे वर्टिक्स के ऊपर नहीं बल्कि साइड के ऊपर आपने इसको ड्रा करना है, ये आपका एपोथेम होता है। बेसिकली वही जो आपको ये दिया हुआ था ना, ये ए, ये एपोथेम ही था। अच्छा अब नेक्स्ट वो कहता है कि इट इज आल्सो द रेडियस, ये रेडियस भी है किसका जी, ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब ये इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होता है, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं जी कि जो इसके अंदर सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे जो इसकी साइड्स को टच करते हुए जाएगा, सॉरी इधर से भी उसने यूं टच करना था, ठीक है, ये इसके अंदर जो बना है सर्कल इसको कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल, और ये इसका रेडियस भी होता है। बात समझ आ गई थी। तो बेसिकली एपोथेम जो है ना वो हाइट ही होती है, जो कि अगर हमें ये चीज़ दी हो ये वाली, और ये तो हमें बेस आइडिया हो जाता है, तो वो हम एपोथेम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपने देखा हमने एज उसको फाइंड किया हुआ है। अब हम जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा जी 2 2 4, 30 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 और मीटर स्क्वायर। आप देख लें इस मेथड से और इस मेथड से आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है। अब जो भी अब आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं जी, बहुत आसान है। अ प्लॉट इन द शॉपिंग एरिया, ठीक है, ये समझ लें ये आपका प्लॉट है, ठीक है, ये कहाँ पर है जी, इन द शॉपिंग एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब शॉपिंग के लिए जगह बनी हुई है, दुकानें हैं, तो वो शॉपिंग एरिया होता है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, उधर ही आपका ये प्लॉट है, ठीक है। अच्छा ये जो प्लॉट है इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये किस शेप में है, रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन कहते हैं 6 साइड्स वाली, और रेगुलर मीन उसकी 6 की 6 साइड्स आपस में इक्वल होंगे। मैं आपके सामने यहाँ पर वो शेप बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपका प्लॉट है वो किस शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जी, बल्कि इधर बना लेते हैं इधर ऊपर। तो ये देखें ये एक साइड होगी, ठीक है, इसी तरह ये इसके सामने दूसरी साइड होगी, और ये आपने कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है जी। और ये इसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। थोड़ा सा आपने मजीद अच्छी बनानी है जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल हो। देखें 1 2 3 4 5 6, ये होती है जी हेक्सागोन, ठीक हो गया। चलें अब उसमें उसने ये कहा है कि वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर लॉन्ग, एक साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, अब कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स मैं इसी को कह देता हूँ कि ये 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा टारगेट क्या है जी, फाइंड नंबर 1 पार्ट 1 जो है इस पर आ जाते हैं जी, ये क्या है, ठीक है। इसमें वो कहता है द कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। अच्छा जब वर्ड यूज हुआ ना कास्ट का, तो यहाँ पर आप लिख लें पहले कास्ट, जरा आगे भी लिख लें कास्ट ऑफ फेंसिंग, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये कास्ट किस चीज़ की है, ठीक है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग किस चीज़ को कहते हैं, यानी कि आपका जो प्लॉट है ना उस पर आपने समझ लें कि बाउंड्री वाल लगा देनी है, कोई ऐसे कोई तार शार लगा देनी है, जिससे ताकि ना आपका समझ लें कि वो प्रॉपर क्लियर हो जाए कि ये आपका एरिया है सारा, ठीक है, बाउंड्री पे। तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे की जाती है। तो मैंने जब आपको बात शुरू में बताई थी कास्ट जब आप फाइंड कर रहे हैं और अगर आप काम कर रहे हैं बाउंड्री के ऊपर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, रेट कितना है। तो अब आप देखें जी पेरीमीटर आपके पास कितना है, पेरीमीटर तो दिया ही नहीं हुआ जी। अब हम क्या करेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर तो आपको फाइंड करना आता है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा जी 6, क्योंकि इसकी 6 साइड हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक हो गया जी। तो ये 6 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड आपके पास 10 है, तो ये बन जाएगा जी 60 मीटर। टोटल आपके पास जो बनती है ना वो एरिया सारा, एरिया नहीं सॉरी, ये जो उसकी बाउंड्री है टाइप, ये वाला एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो 60 मीटर है। और 1 मीटर का आपको खर्चा दिया गया 160 रुपये। देखिए मीटर लिखा हुआ है, मैंने आपको ये भी ट्रिक बताई थी कि कास्ट जब आप फाइंड करें अगर वो मीटर है जस्ट, तो फिर आप पेरीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, ये हो गया 60, ठीक है। 1 मीटर का खर्चा जो है वो 1 मीटर के ऊपर खर्चा 160 रुपये है, लेकिन हमारे पास 1 मीटर नहीं है बल्कि 60 मीटर है। तो 60 को फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 के साथ,
सिंपली, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9600, ठीक है। RS लगाना है क्योंकि ये अमाउंट है, कॉस्ट है, इसलिए। देखा आपने कितना इजी सा पार्ट है जी। अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं जिसका एरिया ऑफ द प्लॉट। अब आपने उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, कि टोटल एरिया कितना बन रहा है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है जी ये भी। तो पार्ट 2 अभी हम फाइंड कर लेते हैं जी। सॉरी, ये अभी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ प्लॉट। अब देखें एरिया ऑफ प्लॉट जो है ना वो बेसिकली, अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं हेक्सागोन का, क्योंकि हमारा प्लॉट जो है वो हेक्सागोन की शेप में है, इसलिए एरिया ऑफ प्लॉट का समझ लें कि इक्वल होगा एरिया ऑफ हेक्सागोन। अगर हम हेक्सागोन का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो समझ लें कि हमारा वो प्लॉट का एरिया फाइंड हो जाता है। अब हेक्सागोन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके माइंड में शायद वो दो फार्मूला आ रहे हो जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। वो एपोथेम वाला और दूसरा जो मैंने लगाया था कि एक पेंटागोन थी, खैर वहाँ पे वो 5 ट्राइंगल बन जाती थी, लेकिन दोनों यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते। पहले तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों यूज़ नहीं कर सकते। देखें जी, अब पहली बात यह है कि अगर हम लेट्स सपोज इसके अंदर ट्राइंगल बना लेते हैं सेंटर बना के, लेकिन मसला यह है कि हमें दोनों में हाइट चाहिए होती है, हाइट। देखिए इसमें हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। अगर लेट्स सपोज देखें ना, अगर हम पहला फार्मूला लगाएं कि क्योंकि सपोज कर लें जी ये हेक्सागोन है तो 6 मल्टीप्लाई एरिया 1 ट्राइंगल, तो 1 ट्राइंगल के एरिया में 1/2 बेस और हाइट होती है। तो हाइट आप कहाँ से लाएंगे, हाइट तो इसमें दी नहीं। उसमें तो चलें ए आपको दिया हुआ था, वो हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ से वो एपोथेम फाइंड कर लिया था, अदरवाइज एपोथेम फाइंड भी नहीं होता ऐसे। इसलिए फिर मैं आपको एक नया फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ हेक्सागोन का आप फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। वो फार्मूला वैसे आपकी शायद अभी लेवल पे ये है नहीं, लेकिन चलें इसको आप माइंड में रखें। 3√3 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई, वैसे हम एस लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि आप ज़्यादातर लेंथ के लिए एल का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप एल लिख लें बेशक, ठीक है, एल स्क्वायर कर लें। अब देखें, अब आपने क्या करना है जी, 3√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई। अब एल की वैल्यू मीन लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर चले मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। एल इज इक्वल टू क्या चीज़ है जी, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी इसको 10 और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये 3√3 डिवाइड बाई 2, 10 का स्क्वायर आपको पता है 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो ये होता है जी 100, तो ये 100 आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें, ये 2 1 2 और ये 2 5 10 और ये 0, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जब 350 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 150 और √3 आप कैलकुलेटर पे देख लें कि पॉइंट्स में क्या आ जाता है, ठीक है। तो ये आ रहा है जी 1.73205, ठीक है। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि √3 को जब हमने पॉइंट्स में किया तो ये आता है 1 पॉइंट, सिंपली लिखें √3 इक्वल कर दें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 3205। अब आप इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 259.81। वैसे मेरे पास जो आंसर आ रहा है जी वो चूँकि एरिया है तो इसके साथ आप लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। अच्छा, वैसे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 259.8075 है, ठीक है, मोटा मोटा जो आंसर आ रहा है। अब मैंने इसको क्या किया जी, देखें ये नंबर जो है ना, इन दोनों को मैंने ख़त्म करना, 2 डिजिट लिखना है। तो ये 5 से बड़ा है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसको एक नंबर बढ़ा देगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको कर दिया, ये हो गया जी आपका एरिया फाइंड। अब जी नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है दी कास्ट, इसमें भी आपने कास्ट फाइंड करनी है, कास्ट ऑफ फिलिंग। देखें कास्ट ऑफ फिलिंग, अच्छा ये यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो कास्ट है ये बेसिकली बाउंड्री के ऊपर काम नहीं करना हमने, ये हमारा फिलिंग उसके ऊपर करें। देखें कास्ट ऑफ फिलिंग मतलब इधर अंदर हमने काम करना है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि कास्ट जब आप फाइंड करें तो आप ये देख लें जो आपको रेट दिया हुआ है उसमें देखें मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। जब मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप अब कास्ट का जो फार्मूला लिखेंगे वो एरिया मल्टीप्लाई रेट लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। तो अब आपने चूंकि ये आपको आइडिया हो गया कि ये आपको दिया हुआ है जी कास्ट ऑफ फिलिंग करनी है, तो ये होगा एरिया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने काम करना है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। ट्रिक क्या बताई थी कि कास्ट फाइंड करनी है तो ये देखें जो रेट दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, इसलिए आप एरिया लिख लेंगे और रेट। एरिया आपके पास टोटल उसका कितना, एरिया आपने अभी फाइंड किया था
ये दोबारा चेक कर लेते हैं जी, कोई मसला वाली बात नहीं है। ये आपने एरिया फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये सारा ये देख सकते हैं, ये एरिया ऑफ प्लाट 259.81, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है आपका। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि 259.81 मल्टीप्लाई रेट आपको कितना दिया गया जी, ये टोटल आपका जो मीटर में एरिया बन रहा था, और एक मीटर स्क्वायर का जो आपको दिया गया है रेट वो 500 है। हमारे पास तो टोटल इतने हैं, लिहाजा हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़रा आपने सुननी है जी, यहाँ पर आंसर दे के चले नहीं जाना। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 129905। अच्छा, अब आपकी बुक में आंसर क्या है? आपकी बुक में आंसर उन्होंने लिखा हुआ है ना, वो ऐसे आता है 259.8 कर लें जस्ट आप, और इसको ग्राफ जैसे ये जो आपने लिखा है ना, आप 1 को भी ख़त्म कर दें, सिर्फ 8 लिख दें। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 129 और ये 900। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये करें या ये करें। देखिए, आपकी जो बुक में एरिया ऑफ प्लाट है उसका एग्जैक्ट आंसर यही लिखा हुआ है 259.81। तो क्योंकि थोड़ा सा एक डिजिट भी आप आगे पीछे करेंगे तो उसके एरिया में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर यही दिया हुआ है, इसलिए आप यही लिख के अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि जी बुक में ये दिया हुआ है, हमारा ये आ रहा है, तो कोई मसला नहीं। अगर आप ये भी कर देते हैं तो तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने मेथड से काम करते जाएं, परेशान नहीं होना। ये आपका इससे किसी किस्म का कोई मसले वाली बात नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम दो मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, जो फर्स्ट मेथड है ये समझ लें कि जो आपकी बुक में आगे आंसर दिए मैंने उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके बुक में आंसर है, बल्कि हम आंसर तो बुक वाला आ जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तब जाके वो बुक वाला आंसर आएगा। लेकिन दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन हमें दिया गया हम वैसे ही इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और असल तरीकाकार भी यही होता है कि आप ये ना सोचें कि आप बोर्ड के पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको सॉल्व करेंगे, चेंज नहीं करना आपने। क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, इसलिए फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बुक वाला आंसर भी कैसे आ जाता है, ठीक है। और बगैर बुक वाले आंसर के हम उसको बगैर सोचे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि पेपर में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए हम दोनों मेथड को ही देखेंगे। बहरहाल आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी। अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक रूम है जी, एक कमरा है, वो किस शेप में है? वो स्क्वायर की शेप में। बना लेते हैं जी ताकि हमारा जरा क्वेश्चन साथ साथ हल हो जाए। सपोज अब पता है आपको स्क्वायर किस शेप का होता है, ठीक है। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हैविंग पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब पेरीमीटर से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब क्या चीज़ उसने दी हुई है अपनी तरफ से। पेरीमीटर आपको दिया है कि जी 48, ठीक है, 48 फीट। इसको आप FT लिख सकते हैं सिंपल। देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स, सारा टोटल उसने 48 दिया हुआ है। तो एक साइड कितनी होगी, कोई मसला नहीं। तो लेंथ ऑफ वन साइड भी फाइंड करना इतना प्रॉब्लम नहीं है जी। लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, इज इक्वल टू, देखें ये टोटल उसने दिया हुआ 48, हमारे पास टोटल 4 साइड्स हैं, तो आप 48 को क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा जी 12 और फीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो साइड है आपकी वो 12 फीट है, ठीक है, 12 फीट। इसी तरह ये वाली भी, ये वाली भी, और इसी तरह बाकी सारी भी, क्योंकि चारों साइड्स की इक्वल होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम चेंजिंग क्या करेंगे। देखें, फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर आर एट द रेट RS 350 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर जो उसने टोटल लेंथ बताई हुई थी ना वो फीट में थी, और यहाँ पर उसने यूज़ किया मीटर। तो हम ये चेंजिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर कि मीटर की जगह हम टोटल ये सारा क्वेश्चन हम फीट में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है जस्ट, बाकी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ये क्वेश्चन के अंदर हम इसको कैंसिल करके खुद से जो है ना वो फीट लिख रहे हैं, फीट स्क्वायर, ठीक है, इधर भी। और ये तो ऑलरेडी ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ये कैंसिल करके इसको हम चेंज कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ कि हम वैसे पेपर में जब जो क्वेश्चन आ जाए उसको चेंज नहीं किया जाता,
उसको जैसा दिया है कि वैसे सॉल्व करें। तो इसलिए अब सेकंड मेथड में मीटर स्क्वायर के साथ ही हम सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब देखें जी, पार्ट 1 के अंदर आपने क्या फाइंड करना है जी, कॉस्ट। अब आपको पता चल जाना चाहिए कास्ट का क्या फार्मूला हमारा यूज होगा। देखें, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, कास्ट फाइंड करने तो देखें यूनिट क्या है, उसके ऊपर स्केयर है। जब स्केयर है तो समझ लें कि आपने एरिया लिखना है, ठीक है। एरिया, एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया क्यों लिखना है, बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो भी, इससे भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। कारपेटिंग द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर कारपेटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो एरिया हमें देखना पड़ेगा। तो अब एरिया कितना है जी, एरिया तो हमें पता ही नहीं है, एरिया फाइंड कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है जिसमें परेशान नहीं होना आपने। तो एरिया जो है वो इक्वल होता है जी, दो साइड्स उसकी होती हैं, ठीक है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं इसलिए हम L इंटू एल कर लेते हैं। और एक जो है वो 12 है, दूसरी भी 12 है, सो ये आ जाएगा जी 144, क्योंकि एरिया है तो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं फीट और इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया जी हमारे पास। तो 144 मल्टीप्लाई रेट आपको दिया गया जी 360, सॉरी 350 रुपये, ठीक है, पर फीट स्केयर। ये मीटर आप समझ लें ख़त्म हो गया। तो ये आ जाएगा जी 350, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50,400, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट है इसलिए RS लिख देंगे साथ। तो ये जी आपकी कॉस्ट फाइंड होगी। अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं जी। अब जी जो इसका दूसरा पार्ट है ये ज़रा टेक्निकल है और ये समझने वाला है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए उसमें वो कह रहा है द इनर एरिया ऑफ ईच वाल। आपने एरिया कौन सा फाइंड करना है जी, इनर एरिया ऑफ ईच वाल। जो उसकी दीवार है ना, क्योंकि रूम है स्क्वायर शेप में है, तो उसका जो इनर वाल है उसका इनर एरिया ऑफ ईच वाल इफ रूम इज 10 फीट हाई। अब ये बात जरा सुन लें आप, देखें देखिए जब उसने वर्ड यूज किया इनर एरिया ऑफ ईच वाल, पहले तो मैं ये आपको शेप बना के समझाता हूँ फिर ये स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। देखें आपके सामने जी ये एक रूम है, ठीक है, स्क्वायर टाइप है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या है जी, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये एक दीवार है, क्योंकि उसने बात की ना कि इनर एरिया ऑफ ईच वाल, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक दीवार है, इसको हम जरा डबल कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर ये एक एरिया बन गई जी वाल। अब बेसिकली इसका एरिया आपसे वो पूछ रहा है, ये इस सारे का एरिया, ये इसका इनर एरिया कितना बनता है, ये अंदर वाला, इसको कहते हैं इनर एरिया ऑफ ईच वाल। तो अब ये जो एरिया सारा बन रहा है, मुझे बताएं ये किस शेप, ये शेप कौन सी आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो ये मैंने लिखा है कि एज ईच वाल इज अ रेक्टेंगल। ये जो हर एक, अगर मैंने तो एक बनाई है ना, तो एक अगर वाल को हम गौर से देखें तो वो रेक्टेंगल टाइप होती है विद लेंथ, उसकी जो लेंथ है टू दी साइड ऑफ स्केयर, लेंथ तो वही होगी जो कि हमें, क्योंकि स्केयर की साइड हमें दी गई है जी, हमें यहाँ पर आइडिया था कि वो 12 है, 12 फीट है, ठीक है। तो ये जो इसकी एक साइड बनती है ना वो सारी है 12 फीट। अच्छा, अब उसने कहा जी हाइट है जो इसकी, ये देखें इफ रूम इज 10 फीट हाई। तो यहां पर ये बात समझने वाली है जरा। तो एरिया जो उसकी हाइट है ना वो 10 है, ठीक है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ एज अ हाइट के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। लेंथ उसकी है जी हमारे पास 12, ठीक है, और विड्थ जो उसकी बनती है वो एज अ विड्थ भी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हाइट भी कह सकते हैं, सिंपल कोई मसला नहीं, लेंथ इनटू हाइट वो हो जाएगी जी 10, ठीक है। बेहतर है चले मैं इसको हाइट ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप परेशान हो। लेंथ इनटू हाइट, तो जो उसकी लेंथ है वो 12 है, और जो उसकी हाइट बनती है, देखिए आपके रूम में जो दीवारें हैं उसकी जो हाइट जो रूम की कह रहा है वही उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट दीवार की। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और ये एरिया है चूंकि तो ये फीट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पॉइंट मैं ज़रा आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इन इनर एरिया ऑफ ईच वाल मतलब आपने एक दीवार का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, उसका इनर एरिया। तो वो इक्वल होगा जी लेंथ इंटू हाइट कह सकते हैं या विड्थ कह सकते हैं। देखिए लेंथ तो आपको क्लियर है वो 12 है। आप अपने रूम में देखें कि नीचे से लेकर छत तक जो उसकी हाइट बनती है वो उसने दी हुई है जी आपको 10 फीट। जो उसने दी हुई, आप एक दीवार के साथ से देखें कि नीचे से लेकर छत तक वो जो 10 है वो उसकी एज अ विड्थ भी कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। इसको आप विड्थ कह दें या हाइट कह दें, वो आपकी एक ही बात है, वो 10 है। आप ऐसे जो उसकी लेंथ देखेंगे तो वो 12 है और हाइट जो है वो उसकी 10 है। तो इस तरीके से जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वाल का जो है ना वो एरिया आ जाएगा
120। ठीक है, अब हम देखते हैं जी इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है दी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट ही है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड्स ऑफ द रूम। अब जो रूम की इनर साइड्स हैं उनको आपने पेंट करना है, मतलब रूम को अंदर अंदर से जो है ना वो पेंट करना है। उसकी जो साइड्स हैं, इनर साइड्स, जैसे साइड्स की बात हुई है, ठीक है। तो कास्ट है, देखें साइड्स की बात हुई है तो वो जब उधर भी लिखा हुआ है फीट स्क्वायर, एरिया आप यूज़ करेंगे कास्ट के फार्मूला में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि ये आएगा एरिया इंटू रेट। ठीक है, रेट तो उसने बता दिया, एरिया कैसे फाइंड होगा। अब देखें यहाँ पर मैं आपको ये एरिया बता देता हूँ कि एरिया कैसे आएगा। देखें अब उस रूम के अंदर टोटल 4 दीवारें हैं, तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल। तो वो किसके इक्वल होगा जी, सिंपल सा है जी, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच वाल। ठीक है, एरिया ऑफ ईच वाल, टोटल 4 है ना, तो एक को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चारों का आपको आइडिया हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच वाल आपने अभी फाइंड किया था ये। ठीक है, ये एरिया ऑफ ईच वाल, तो ये हो गया जी 120 अंदर वाली साइड से। ठीक है, इनर साइड। तो ये आपने क्या करना है जी, ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, और ये 0 और ये एरिया है तो ये फीट स्क्वायर। तो ये 4 देखें आपने क्या करना है, उसने कहा कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड्स ऑफ द रूम, रूम के जो इनर साइड्स है अंदर अंदर से, यानी कि वो 4 हैं। ठीक है, तो हमने एक का एरिया देखा था, वो एक का हमारे पास 120 है, तो 4 का हमारे पास बन गया जी 480। अब हमें रेट क्या दिया गया, एरिया हमें हमारे पास आ गया जी 480 और रेट हमें दिया गया जी RS 100। ठीक है, फीट स्क्वायर, तो 100 हमारे पास टोटल तो 480 है फीट है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,000। ठीक है, ये भी शायद आपकी बुक में थोड़ा मिस्टेक है, उन्होंने शायद एक 0 नहीं लगाया हुआ, तो ये आपने चेक कर लेना, ये करेक्ट आंसर है, इसमें परेशान नहीं होना आपने। अब जी हम इसी क्वेश्चन नंबर 5 को इसका जो दूसरा वे है उससे सॉल्व करेंगे। दूसरे वे में हमने क्या करना है जी, कि क्वेश्चन जैसा दिया गया है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था मीटर स्क्वायर, हम मीटर स्क्वायर ही इसको सॉल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। मेथड 1 में हमने ये चेंज कर लिया था, अब हम चेंज नहीं करेंगे। अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक रूम है जी, वो हमारे पास ये स्क्वायर की शेप में है। हम दोबारा से ये बना लेते हैं, ये स्क्वायर बना लिया। हैविंग पेरीमीटर 48 फीट, तो ये हमें पेरीमीटर दिया गया जी 48 का। देखिए पेरीमीटर कहते हैं उसका जो सारी साइड्स इकट्ठी मिला के वो 48 है। तो अगर हमें एक साइड चाहिए हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड के लिए 48 को, क्योंकि 4 साइड हैं तो 4 से डिवाइड कर देना, तो 12 आ जाएगा। तो एक साइड आपकी जो है ना वो 12 फीट बनती है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें हम चेंज कर लेंगे फीट को, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे मीटर स्क्वायर के। तो 1 फीट क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है वो मीटर स्क्वायर में है, तो इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं। 1 फीट आपको पता होना चाहिए ये इक्वल होता है 0.3048 मीटर के। हमें 1 फीट तो नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। आप सिंपली इस तरफ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 फीट हो गया। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें ज़रा फ़ायदा आपको क्या होगा वैसे, लेकिन एक बंदा जो आपका काम कर रहा है ना, वो पहले मेथड में हमने फीट के हिसाब से काम किया था, तो वो ज़रा आपका समझ लें पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब ये मीटर, मतलब आपका समझ लें कि वो ज़्यादा एरिया आपको कम पैसों में कवर कर रहा है। ठीक है, मीटर, अब ये आपका काम मीटर के हिसाब से होगा और यहाँ पर फीट के हिसाब से हो रहा था। ये मैं आगे जाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। देखें पार्ट 1 में हमने क्या करना है जी, कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट फाइंड करनी है, ट्रिक तो वही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो लिहाजा हम एरिया लिखेंगे कॉस्ट के फार्मूला में, एरिया इनटू रेट। ठीक है, अब एरिया हमारे पास तो नहीं था, हम एरिया फाइंड करते हैं जी, तो कोई मसला नहीं। एरिया के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए लेंथ इनटू लेंथ कर लें, तो ये आ जाएगा जी 12। इसके साथ में यूनिट भी आप लिख रहा हूँ 12 फीट। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी जो है ना वो, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 12 फीट आपने देखा कि वो किसके इक्वल होता है, 3.6576, तो ये 3.6576। इसी तरह ये वाला भी चेंज हो जाएगा 3.6576। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3780 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में था। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया ये एरिया।
तो अब आपका जो काम होगा वो मीटर के हिसाब से होगा, ठीक है। मीटर आपको पता है ज़्यादा होता है, फीट जो है वो कम होता है, ठीक है। 1 फुट आप कह लें, और दूसरा जो एक बंदा आपका फुट के हिसाब से काम कर रहा है और एक जो है वो मीटर के हिसाब से काम कर रहा है। एक बंदा कहता है जी इतना काम करने का, ये समझ लें 1 फुट है, इतना काम करने का वो आपसे 10 रुपये ले रहा है, और एक बंदा आपसे जो है ना वो इतना ही, यानी कि इतना ये मीटर, इतना काम करने का 10 रुपये ले रहा है। तो फ़ायदा किस में है? मीटर में है ना। तो इसलिए अगर आपकी डीलिंग मीटर में हो रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा रेट आएगा वो कम होगा उस फर्स्ट मेथड वाले की निस्बत। मैं आपको ज़रा बताऊँगा अभी कंपेयर करके। एरिया आपके पास आ गया जी 13.3780, और रेट आपको दिया गया था जी, सॉरी दोबारा से देख लेते हैं, 350 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 350। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है जी 4682.3, और ये आ रहा है। अब आप बेशक कंपेयर करके देखें, मैं आपको दोबारा चाहता हूँ, देखें ये जब आपका काम होगा मीटर में, मीटर के हिसाब से, तो ये आपका खर्चा आएगा, और यही काम सारा जब आपका फुट के हिसाब से होगा तो ये देख लें, ये देख लें 50,400 रुपये। तो इसलिए खर्चा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्योंकि देखें ना मीटर आपका बड़ा है, फीट जो है ना वो ये, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई ना कि एक बंदा आपका ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक 350 रुपये में काम कर रहा है, और इसी तरह एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है जी कि मैं आपको इतना नहीं बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काम जो है वो मैं आपको 350 रुपये में करके दूंगा। तो ज़्यादा मुनासिब कौन सा है? दूसरे वाला। इसलिए यहाँ पर आपको ये एक बंदा जो आपका रेट समझ लें, 2 बंदे हैं, एक बंदा आपको वही सारा काम इतने रुपये में करके दे रहा है, और एक बंदा है जो आपका वही सारा काम जो है वो इतने रुपये में करके दे रहा है, ठीक है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। अच्छा है, अब हम आते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करें? एरिया ऑफ ईच वाल, इनर एरिया मतलब अंदर से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच वाल, एरिया के लिए फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे? जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया, लेंथ इंटू हाइट भी कह सकते हैं, वो एज अ विड्थ भी है, ठीक है। तो वाल की एज अ विड्थ वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इसको एज अ विड्थ भी आप कह सकते हैं, वाल के लिए वो विड्थ बन जाएगी, और रूम की जो है वो हाइट है। तो आपके लिए जो कोई मसला नहीं है इसमें, जो भी आप यूज़ करें। लेंथ आपको दी गई है जी वो 12, ठीक है, 12 फीट है। क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है ना ये फीट में, इसमें आपको किसी किस्म के दोनों पार्ट में सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। इनर एरिया ऑफ ईच वाल इज ऑफ इफ रूम इज 10 फीट हाई, तो फीट में दिया हुआ है, इसलिए लेंथ आपकी 12 है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दोबारा से ज़रा डायग्राम बना के ये एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। देखें जी, ये सपोज आपका रूम है, आप वैसे ये देखें जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो आप समझ लें, उसकी एक दीवार समझ लें ये वाली, ठीक है। अब उसकी जो ये जो साइड है ये कितनी दी हुई है? ये तो हमें 12 है, ये तो हमें आइडिया है 12। अब चूंकि यहाँ से वो 3 डायमेंशन में मैं बता नहीं सकता, आप अंदर से देखें नीचे से लेकर टॉप तक, छत की टॉप तक, वहाँ पर जो वो हाइट बनती है रूम की वो उसने दी हुई है 10। तो वो वाल के हिसाब से उसकी विड्थ भी समझी जाती है, ठीक है। इसलिए मैं उसको विड्थ भी कह रहा था, हाइट समझ लें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये हो जाएगा 10, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 और ये फीट स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन मीटर में कहा जाए तो फिर आप जो है ना सिंपली क्या करेंगे, जो अगर ये आपको मीटर में दिया जाए, क्योंकि ये आपको वैल्यू जो है ना 10 दी हुई है, जो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ दोबारा से, ये आपको फीट में दी हुई है। अगर ये मीटर में दी होती तो फिर इसको भी आप चेंज कर लेते मीटर में। 12 मीटर आपको पता है जी वो 12 फीट इक्वल हो जाता है इतने मीटर के, तो ये वैल्यू आप यूज़ करते तो मीटर में आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये जो अब पेपर बनते हैं ना SLOs बेस, उसमें ये थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हो सकती है, इसलिए आपको ये पहले ही आइडिया होना चाहिए। चले मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आपको आइडिया होना चाहिए। देखें जी, ये जो आपका 12 है ना, लेट्स सपोज ये आपको 12 फीट दिया हुआ है, ठीक है, और 10 आपको मीटर में दिया हुआ है, 10 आपको मीटर में दिया गया है, या यूँ समझ लें कि 10 भी आपको फीट में दिया गया है, इसको आपने मीटर में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये कहा जाए कि आप इसका मीटर में आंसर बताएं, आप क्या करेंगे? 12 का तो आपको आइडिया है, ये बनता है जी 3.6576 मीटर के, ठीक है। और इसी तरह ये जो 10 फीट है ना, अब जहाँ पर आपने 12 से मल्टीप्लाई किया था 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.048। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 11.15 और ये मीटर स्क्वायर है। ये रफ वर्क है, इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप क्वेश्चन दिया गया वैसे ही कर लें। अब जी नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है दी कास्ट ऑफ पेंटिंग
इनर साइड ऑफ द रूम। ठीक है, आपने जो अंदर से रूम को पेंट करना है उसकी इनर साइड्स को जस्ट, उसकी कास्ट का खर्चा कितना आएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास एक फार्मूला है जी, क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया इंटू, क्योंकि आपको जो रेट दिया गया वो मीटर स्क्वायर उसके साथ लिखा हुआ है, इसलिए फिर आप एरिया यूज़ करेंगे। तो एरिया आपके पास कितना है जी रूम का, तो आपको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जी एरिया। एरिया ऑफ रूम का नहीं, बेसिकली 4 दीवारों का देखना है, तो एरिया ऑफ 4 वाल, तो ये होगा जी 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच वाल। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई, अच्छा एरिया ऑफ ईच वाल अगर हम देखें फीट में तो वो हमारे पास ये है 120, लेकिन अगर इसको हम चेंज कर लें तो ये भी हमने देखा था, ये ही सारा प्रोसेस हम कर रहे थे, अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये हमारे पास बनता है 11.15, क्योंकि जो रेट हमें दिया गया वो दिया हुआ है RS100 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली, ये मीटर स्क्वायर में बनती है, तो ये इसको आप लिख दें 11.15। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये सारा आ जाएगा जी आपके पास 44.6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो एरिया 4 दीवारों का है मीटर के हिसाब से वो इतना बनता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लें जी, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 44.6 और रेट आपको दिया गया 100। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा जी 4460। तो ये भी आप देख लें, आपकी कास्ट जो है ना ये कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपने पहले पार्ट किया है, क्योंकि वो फीट के हिसाब से था और ये आपका जो है वो मीटर के हिसाब से है। तो ये आपका जी आंसर आ जाता है। आप जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसको ज़रा सा आपने समझना है, वैसे छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझ के देखें जी। अ टाइल इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ये जो टाइल है ना, एक ये बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 लगी हुई हैं। एक जो टाइल है वो किस शेप में है, वो रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन कहते हैं जिसकी 6 साइड होती हैं। अब देख लें 1 2 3 4 5 और 6, और रेगुलर का मतलब है सारी आपस में इक्वल है। अच्छा, ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 1 फुट लॉन्ग, मतलब एक जो साइड है, ठीक है, वो आपको दी गई है 1 फुट जो है ना वो लॉन्ग है। ठीक है, मतलब 1 कह दें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। देखें ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर का आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये बात आपने समझनी है। ठीक है, जब उसने कह दिया ना कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स जॉइन टुगेदर, अगट्ठी लगी हुई हैं, तब तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि उसकी सारी साइड्स। अच्छा, पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री, मैंने आपको ये भी आइडिया दिया था कि पेरीमीटर आप समझ लें बाउंड्री जो है। आप ये अंदर वाली साइड्स नहीं समझेंगे, ये जो अंदर वाली साइड्स हैं इसको आप छोड़ देंगे, ये बाहर से आप सारी साइड्स काउंट करेंगे कितनी बनती हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई जी, ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, अगेन आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो आप ऐसे नॉर्मली सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हेक्सागोन है और एक साइड अगर उसकी टोटल साइड 6 हैं एक की, तो 4 की कितनी होंगी, वो जो है ना 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। ऐसे नहीं होता। देखिए पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर कहते हैं ये जो बाहर बाहर से इसकी बाउंड्री बनती है ये सारी कितनी बनती है, अंदर से आप नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स जो है ना अगट्ठे जब उसकी देखेंगे तो वो 14 बन रही हैं। ठीक है, अब आप पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला है जी पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स। ठीक है, जॉइन टुगेदर, ये भी यहाँ पर बेशक मेंशन कर देते हैं जी, आगे जाके आपको ये नज़र आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ जॉइन टुगेदर। ठीक है, शायद अभी लिख रहा हूँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी नज़र आ जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला ये है, एक पेरीमीटर जो है ना अगर उसकी 14 साइड्स हैं, जैसे हम कह देते हैं कि अगर आप पेंटागोन का फाइंड कर रहे हैं तो उसकी 5 साइड हैं, 5 मल्टीप्लाई बाकी जितनी भी साइड हैं उससे। अब यहाँ पर टोटल साइड्स हमारे पास बनती हैं 14 और मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ 1 साइड, लेंथ ऑफ 1 साइड। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जी, एक साइड की जो आपको लेंथ दी गई है वो 1 फुट है। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 आपको दी गई सिंपल अल्फाज में, इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है जी 14 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेना जी 1। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और फीट। ठीक है, और ये आपका जी पेरीमीटर को पी लिखते हैं, तो ये आपका फाइंड हो गया। तो यहाँ पे जी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है एंड। एक दो बातें
कि पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो आपसे माजरत चाहता हूँ जी। बाकी अगर आपने अभी तक फ़ज़ल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और फ़ज़ल एकेडमी का हिस्सा बने। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।